नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इसरो की एक बहुत ही खास उड़ान की। एक ऐसी उड़ान जो शायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में आप कह सकते हैं एक नया अध्याय लिखेगी। तैयारी है भारत की धरती से, भारत के ही रॉकेट से देश के अब तक के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को लॉन्च करने की। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। सोचिए कुछ साल पहले तक अगर हमें कोई भारी सैटेलाइट भेजना होता था, मतलब 4 टन से ज्यादा वजनी, हाँ खासकर वो जो करीब 36,000 किलोमीटर दूर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जाते हैं, हाँ तो हमें क्या कहते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या दूसरी विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। सही। तो ये मिशन, हाँ, ये उस निर्भरता को काफी हद तक कम करेगा। और है। हम्म। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? एक तो ये कि CMS-03 सैटेलाइट आखिर है क्या चीज, इसे ले जाने वाला जो रॉकेट है LVM-3, जिसे पहले GSLV Mk3 कहते थे, वो इतना खास क्यों है? हाँ। और सबसे अहम, इस मिशन से भारत की रक्षा क्षमताओं पर, खासकर नौसेना के लिए और आम लोगों के लिए संचार व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, हमारा इरादा यही है कि इस लॉन्च के जो तकनीकी पहलू हैं, जो इसका रणनीतिक महत्व है और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं, उसको परत दर परत समझें। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मिशन के स्टार की, CMS-03 सैटेलाइट। मैंने सुना इसका नाम पहले कुछ और था। हाँ, बिल्कुल। पहले इसे GSAT-7R के नाम से जाना जाता था। इसरो ने हाल ही में क्या किया है, अपने सैटेलाइट्स का जो नामकरण है, उसे थोड़ा सरल बनाया है। अच्छा। तो जो पुरानी DSAT सीरीज थी, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट वाली, जिसमें जियोसैट-7 रुक्मणी था, जियोसैट-7A था, जो रक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। हाँ, सुने हैं नाम। हाँ, तो अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए CMS नाम इस्तेमाल हो रहा है, जैसे CMS-01, CMS-02 आए और अब ये CMS-03। तो ये CMS-03 असल में GSAT-7R ही है। ओके। और ये मुख्य रूप से जो पुराने GSAT-7 और GSAT-7A हैं, जो अब थोड़े पुराने हो रहे हैं, उनकी जगह लेने और उनकी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और वजन के लिहाज से तो ये वाकई रिकॉर्ड बना रहा है। 4400 किलोग्राम्स, मतलब करीब 4.4 टन। जी हाँ, ये तो मतलब एक बड़े हाथी जितना वजन हो गया। इतने भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना कमाल है। 4.4 टन वाकई में इसरो के लिए एक मील का पत्थर है, खासकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट के वर्ग में। ये अब तक का सबसे भारी है जो भारत लॉन्च कर रहा है। और ये सिर्फ भारी ही नहीं है, ये मल्टी बैंड भी है। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मतलब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर सिग्नल भेज और रिसीव कर सकता है, जैसे C बैंड, Q बैंड, शायद K बैंड भी हो इसमें। अच्छा, तो अलग-अलग बैंड्स की अपनी खासियतें होती हैं। कोई बैंड है जो खराब मौसम में भी अच्छा काम करता है, किसी की डेटा भेजने की क्षमता ज्यादा होती है। तो मल्टी बैंड होने से क्या होता है, ये सैटेलाइट ज्यादा लचीला बन जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल, और कई तरह के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसे भेजा जा रहा है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में, पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर। ये GTO और जो फाइनल जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, इसमें क्या फ़र्क है? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जरूर जरूर, इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक खास लेन है, उसे कहते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है। इस लेन में जो सैटेलाइट घूमता है, उसकी रफ्तार पृथ्वी के घूमने की रफ्तार के बराबर होती है। तो वो हमें जमीन से देखने पर एक ही जगह पर टिका हुआ लगता है। हाँ, जैसे हमारे टीवी DTH वाले सैटेलाइट। हाईवे पर छोड़ देता है। अच्छा। ये हाईवे जो थोड़ा अंडाकार होता है, एलिप्टिकल होता है, वही है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी GTO। ओके। तो रॉकेट सैटेलाइट को GTO में छोड़ देता है। उसके बाद सैटेलाइट अपने खुद के छोटे इंजनों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को गोल बनाता है और उस फाइनल 36,000 किलोमीटर वाली जियो सिंक्रोनस लेन में सेटल हो जाता है। समझ गए, ये हाईवे वाला उदाहरण काफी अच्छा था। हाँ, तो CMS-03 भी यही प्रक्रिया अपनाएगा। और एक बार अपनी फाइनल लेन में पहुंचने के बाद ये कितने साल तक काम करेगा? इसकी लाइफ कितनी है? इसकी जो डिजाइन लाइफ बताई गई है वो करीब 7 साल है। 7 साल? हाँ, लेकिन इसरो के सैटेलाइट्स का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वो अक्सर अपनी जो अनुमानित उम्र होती है उससे ज्यादा ही चलते हैं। तो उम्मीद है कि CMS-03 भी लंबे समय तक सेवा देगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब आते हैं इस मिशन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। इसका महत्व क्या है? स्रोत में साफ तौर पर भारतीय नौसेना का जिक्र है।
रक्षा के लिहाज से ये कितना अहम है? ये बेहद अहम है। CMS-03 का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो भारतीय नौसेना की संचार क्षमताओं को मजबूत करना है। आप सोचिए, हिंद महासागर और उससे सटा जो इतना बड़ा समुद्री क्षेत्र है, उसमें हमारी नौसेना के जहाज फैले हुए हैं, पनडुब्बियां हैं, विमान हैं, जमीन पर कमांड सेंटर हैं। हाँ। उन सब के बीच हर पल रियल टाइम में सुरक्षित और भरोसेमंद संपर्क बनाए रखना कितना जरूरी है। CMS-03 यही काम करेगा। ये एक एन्क्रिप्टेड मतलब सुरक्षित कोड वाला, सिक्योर। हाँ सिक्योर और जैमिंग रेजिस्टेंट कम्युनिकेशन चैनल देगा। अच्छा, आपने जैमिंग रेजिस्टेंट कहा, इसका मतलब क्या दुश्मन इसे जैम नहीं कर पाएंगे? क्या इसका संबंध इसके मल्टी बैंड होने से है? बिल्कुल बिल्कुल। मल्टी बैंड ट्रांसपॉन्डर होने का एक बड़ा फायदा यही है। मान लीजिए दुश्मन किसी एक फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करके हमारे कम्युनिकेशन में बाधा डालने की कोशिश करता है, हाँ। तो नौसेना के पास विकल्प होगा कि वो तुरंत दूसरे उपलब्ध बैंड पर स्विच कर जाए। अच्छा। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन लिंक टूटने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और आज के जमाने में जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना बढ़ गया है, ये क्षमता बहुत मायने रखती है। और स्रोत में एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे काल्पनिक ऑपरेशन का जिक्र था। ये शायद इसी बात को दिखाने के लिए था कि कैसे ये सैटेलाइट भविष्य के जो मुश्किल समुद्री अभियान होंगे उनको संभव बना सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो काल्पनिक उदाहरण इसी बात पर जोर देने के लिए था। पहले क्या होता था, शायद कुछ बेहद संवेदनशील या लंबी दूरी के समुद्री अभियानों के लिए भारत को शायद विदेशी सैटेलाइट्स पर कुछ हद तक निर्भर रहना पड़ता। इससे क्या होता है, ऑपरेशन की बोरियता पर और पूरी कमान अपने हाथ में रखने पर एक सवालिया निशान लग जाता है। सही बात है। CMS-03 इस निर्भरता को खत्म करता है। यह भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र और सुरक्षित कमान और कंट्रोल क्षमता देता है। ये रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो हुई रक्षा की बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इस भारी भरकम सैटेलाइट से हम जैसे आम नागरिकों को भी कोई फायदा मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से मिलेगा। हालांकि इसका मुख्य फोकस रक्षा पर है, लेकिन इसकी जो क्षमताएं हैं वो आम नागरिकों के लिए भी काफी उपयोगी होंगे। जैसे? एक तो ये देश में टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा, खासतौर पे दूर दराज के इलाकों में। जैसे स्रोत में भी जिक्र था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, लक्षद्वीप का, हाँ। या फिर पहाड़ी इलाके हैं, तटीय गांव हैं जहां फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना बहुत मुश्किल है या बहुत महंगा पड़ता है। सही। वहां ये सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। अच्छा, तो मतलब डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पाने में भी ये मददगार होगा। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपदा प्रबंधन। हाँ, वो तो है। जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है या कोई बड़ा तूफान आता है, तो अक्सर क्या होता है, जमीनी संचार नेटवर्क ठप हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे समय में ऐसे सैटेलाइट ही होते हैं जो बचाव और राहत कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया बचते हैं। और ये हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक को भी सपोर्ट करेगा, जिससे बेहतर इंटरनेट स्पीड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। तो मतलब रक्षा के साथ साथ आम लोगों के लिए भी इसके काफी फायदे हैं। जी हाँ। चलिए अब बात करते हैं उस ताकतवर रॉकेट की जो इसे लेकर जाएगा, LVM-3। इसका नाम बदला गया है, पहले ये GSLV Mk3 कहलाता था। हाँ बिल्कुल, इसे पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 कहते थे। नाम बदलकर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 करने के पीछे एक सोच थी। अच्छा। GSLV नाम से ऐसा लगता था कि ये रॉकेट सिर्फ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब GTO या जियो में ही सैटेलाइट ले जाने के लिए बना है। अच्छा। जबकि ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट लियो में भी बहुत भारी पेलोड ले जा सकता है, जैसे इसने चंद्रयान मिशनों में किया भी। हाँ सही। तो LVM-3 नाम इसकी जो मल्टीपर्पज क्षमता है उसको बेहतर ढंग से दिखाता है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है। और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। स्रोत में इसके 3 स्टेज बताए गए थे। क्या आप सरल शब्दों में बता सकती हैं कि ये कैसे काम करते हैं, जैसे एक के बाद एक? जरूर। आप LVM-3 को एक 3 मंजिला इमारत जैसा समझ सकती हैं। हर मंजिल का अपना काम है, रॉकेट को ऊपर ले जाने में मदद करना। ठीक है। सबसे पहले जमीन पर जब रॉकेट खड़ा होता है तो उसके दोनों तरफ 2 बहुत बड़े S-200 सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं। हाँ, वो जो साइड में लगे होते हैं, ईंधन से चलते हैं, जैसे दिवाली का रॉकेट होता है ना। हाँ। वो शुरुआत में रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए जबरदस्त धक्का मतलब थ्रस्ट देते हैं। ये मानो रॉकेट के सबसे शक्तिशाली कंधे हैं जो उसे उठाते हैं। ओके। फिर कुछ दूर ऊपर जाने के बाद जब इन बूस्टर का ईंधन खत्म हो जाता है तो ये रॉकेट से अलग हो जाते हैं।
अब बारी आती है बीच वाले हिस्से की। इसे कहते हैं L100 कोर स्टेज। इसमें लिक्विड फ्यूल मतलब तरल ईंधन इस्तेमाल होता है और इसमें 2 विकास इंजन लगे होते हैं जो बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं। विकास इंजन, हाँ। ये रॉकेट को वायुमंडल के और ऊपर ले जाता है। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ये एकदम सही। तीसरा और सबसे ऊपरी स्टेज है C25 क्रायोजेनिक स्टेज। यहीं पर असली क्या कहते हैं टेक्निकल चैलेंज है। अच्छा। इसमें ईंधन के तौर पर तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और इन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है। मतलब ऑक्सीजन के लिए करीब -183 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन के लिए तो -253 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, इतना ठंडा? हाँ, इसलिए इसे क्रायोजेनिक्स कहते हैं। ये तकनीक बहुत जटिल है, लेकिन इसका फायदा यह है कि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थ्रस्ट पैदा करता है, मतलब बहुत ज्यादा धक्का। और यही वो ताकत है जो सैटेलाइट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीरकर उतनी दूर 36,000 किलोमीटर दूर GTO तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। इस क्रायोजेनिक तकनीक में महारत हासिल करना इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और इसी वजह से LVM-3 इतना सक्षम है? बिल्कुल, यही इसे भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने लायक बनाता है। तो ये LVM-3 कितना वजन उठा सकता है? आपने बताया CMS-03 करीब 4.4 टन का है। क्या ये इसकी लिमिट है? देखिए, अगर इसे पृथ्वी की निचली कक्षा लियो, जो करीब 500-600 किलोमीटर ऊपर होती है, वहां तक जाना हो तो ये लगभग 8,000 किलोग्राम यानी 8 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। 8 टन? वाह! हाँ, और अगर इसे CMS-03 की तरह जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के रास्ते पर भेजना हो तो इसकी क्षमता 4,000 से 4,500 किलोग्राम मतलब 4 से 4.5 टन तक है। अच्छा। तो CMS-03 जो है 4.4 टन पर वो इस क्षमता की ऊपरी सीमा के बहुत करीब है। इसीलिए ये मिशन LVM-3 की क्षमता का भी एक बड़ा टेस्ट है। और इसने पहले भी अपनी काबिलियत साबित की है, जैसे आपने बताया चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 जैसे बड़े मिशनों में। हाँ बिल्कुल, LVM-3 ने ही भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 और फिर सफल चंद्रयान-3 मिशनों को लॉन्च किया था। उन सफलताओं ने इस रॉकेट पर भरोसे को और पुख्ता किया है। लेकिन ये भी सच है कि हर नया मिशन, खासकर इतने भारी सैटेलाइट के साथ, अपनी अलग चुनौतियां लेकर आता है। हाँ, वो तो है। तो चलिए उन चुनौतियों और मिशन के सफर पर ही बात करते हैं। मतलब लॉन्च से लेकर सैटेलाइट के काम शुरू करने तक क्या-क्या होता है, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? देखिए, लॉन्च तो श्रीहरिकोटा से होगा। लिफ्ट ऑफ के बाद जैसा हमने बात की, पहले सॉलिड बूस्टर्स जलेंगे, फिर वो अलग होंगे। फिर लिक्विड कोर स्टेज अपना काम करेगा, वो भी अलग होगा। और अंत में क्रायोजेनिक स्टेज सैटेलाइट को GTO में यानी उस ट्रांसफर वाले हाईवे पर पहुंचा देगा। ये सब कुछ ही मिनटों में हो जाता है, लेकिन हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। और GTO में पहुंचने के बाद रॉकेट का काम खत्म, फिर सैटेलाइट की अपनी यात्रा शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, रॉकेट का काम वहाँ खत्म हो जाता है। अब सैटेलाइट की अपनी जिम्मेदारी शुरू होती है। वो अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम यानी उसके अंदर लगे छोटे इंजनों का इस्तेमाल करके कई दिनों तक धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को बदलेगा। अच्छा, कई दिनों तक? हाँ, ये तुरंत नहीं होता। वो GTO के अंडाकार रास्ते से निकलकर फाइनल जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के गोल रास्ते पर आएगा। एक बार जब वो सही जगह पर पहुंच जाता है तो उसके सोलर पैनल खुलेंगे बिजली के लिए। हाँ, ताकि वो सूरज की रोशनी से बिजली बना सके। उसके एंटीना तैनात होंगे और फिर इसरो के जो ग्राउंड स्टेशंस हैं वहां से उसकी गहन टेस्टिंग शुरू होगी, ये पक्का करने के लिए कि सारे सिस्टम, सारे पेलोड ठीक से काम कर रहे हैं। सुनने में पूरी प्रक्रिया काफी जटिल लगती है। इसमें क्या क्या गड़बड़ होने का खतरा रहता है? मतलब मुख्य चुनौतियां क्या हैं इस तरह के मिशन में? चुनौतियां तो देखिए हर कदम पर हैं। लॉन्च के समय ही हर स्टेज का एकदम सही समय पर जलना और अलग होना बहुत जरूरी है। इंजनों का प्रदर्शन बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक होना चाहिए। क्रायोजेनिक स्टेज का परफॉर्मेंस खासकर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो फाइनल पुश देता है। फिर सैटेलाइट को ऑर्बिट में एकदम सटीक जगह पर पहुंचाना होता है। थोड़ी सी भी चूक हो गई तो सैटेलाइट की उम्र कम हो सकती है या उसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। अच्छा। और ऑर्बिट में पहुंचने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। सैटेलाइट के अपने सिस्टम, उसके इंजन, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर, सब कुछ ठीक से काम करने चाहिए। सोचिए, अगर सोलर पैनल या एंटीना ठीक से न खुलें तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। हाँ, सही बात है। और इन सब के दौरान सबसे जरूरी है पृथ्वी पर बैठे कंट्रोल सेंटर का सैटेलाइट से लगातार दो तरफा कम्युनिकेशन बनाए रखना। अगर कम्युनिकेशन टूट गया तो सब बेकार हो सकता है।
तो ये वाकई एक हाई प्रेशर हाई स्टेक ऑपरेशन होता है। वाकई ये सफलता कई सारी कड़ियों के सही जुड़ने पर निर्भर करती है। अच्छा, तो अगर ये मिशन कामयाब होता है जैसा हम सब उम्मीद कर रहे हैं, तो तकनीकी तौर पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? आत्मनिर्भरता की बात तो हमने की, लेकिन इसके अलावा और क्या? देखिए, 4.4 टन के सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जीटीओ में लॉन्च करने की क्षमता हासिल करना, ये सिर्फ विदेशी निर्भरता कम करना नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अब जो भारी लिफ्ट लॉन्च मार्केट है उसमें गंभीर खिलाड़ी बन गया है। ये आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, ये रणनीतिक स्वायत्ता भी देती है। अच्छा, बहुत बड़ा पॉइंट है। किसी भी स्थिति में, चाहे कैसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति हो, भारत को अपने महत्वपूर्ण सैन्य या नागरिक सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये हमारी अपनी शर्तों पर अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आज़ादी है। और ये भारत की जो स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता है, उसका भी एक बड़ा प्रमाण है ना। मतलब कम लागत में इतनी जटिल तकनीक विकसित करना और उसे कामयाब बनाना। बिल्कुल। LVM-3 और CSM-03 ये पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक पर आधारित हैं। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत न केवल अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भर सकता है, बल्कि ये काम बहुत किफायती तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से भी कर सकता है। और इसका सीधा असर कमर्शियल मार्केट पे भी पड़ेगा। कमर्शियल यानी क्या दूसरे देश अब अपने भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए भारत के पास आएंगे? ऐसी उम्मीद है। इसकी पूरी संभावना है। अभी आप देखें तो वैश्विक हेवी लिफ्ट लॉन्च मार्केट में कुछ ही बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे अमेरिका में SpaceX है, यूरोप की एरियन स्पेस है। हाँ। अगर इसरो LVM-3 के साथ लगातार सफल और भरोसेमंद लॉन्च करता है, खासकर इस 4 टन से ऊपर वाले वर्ग में, तो कई देश और प्राइवेट कंपनियां भी अपने भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए भारत को एक आकर्षक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। अच्छा। ये इसरो की जो कमर्शियल शाखा है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके लिए भविष्य में बड़े अवसर खोल सकता है। और इसका भू राजनीतिक असर, मतलब दुनिया में भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा? अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आज के समय में अंतरिक्ष क्षमता किसी भी देश की तकनीकी और रणनीतिक ताकत का एक बहुत अहम पैमाना बन गई है। सही बात है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, निगरानी हो, नेविगेशन हो या भविष्य में अंतरिक्ष का अन्वेषण हो, एक मजबूत स्वदेशी क्षमता होना आपकी वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। ये मिशन सफल होता है तो भारत की छवि एक जिम्मेदार और सक्षम अंतरिक्ष शक्ति के रूप में और पुख्ता होगी, सिविल और मिलिट्री दोनों क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर देखें तो CMS-03 का LVM-3 से सफल प्रक्षेपण सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत के अंतरिक्ष सपने, उसकी रक्षा तैयारियों और उसकी तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं। ये मिशन न केवल हमारी नौसेना और नागरिक संचार व्यवस्था को अभूतपूर्व ताकत देगा, बल्कि ये भविष्य के और भी महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए दरवाजे खोलेगा। ये साबित करेगा कि भारत अब अंतरिक्ष प्रक्षेपण के हर क्षेत्र में, मतलब हल्के पेलोड से लेकर भारी पेलोड तक, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और भविष्य की बात करें तो इस सफलता के बाद आगे क्या? मतलब इसरो का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या हम और भी भारी सैटेलाइट्स या नए तरह के मिशनों की उम्मीद कर सकते हैं? ये सफलता निश्चित रूप से भविष्य के लिए एक नींव का पत्थर है। इसरो जरूर पहले से ही CMS सीरीज के अगले सैटेलाइट्स, जैसे शायद CMS-04 और GSSAT सीरीज के और उन्नत संस्करणों पर काम कर रहा होगा। LVM-3 की सफलता जो है वो गगनयान जैसे हमारे मानव मिशन और भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशनों के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ाएगी। हाँ, गगनयान के लिए तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही ये भी संभव है कि LVM-3 की क्षमता को और बढ़ाने पर काम हो, या फिर सेमी क्रायोजेनिक इंजन जैसी नई तकनीकों को विकसित करने पर और जोर दिया जाए, ताकि हम भविष्य में और भी भारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकें या फिर लॉन्च की लागत को और कम कर सकें। तो संभावनाएं बहुत हैं आगे के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा इसरो के अब तक के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 के लॉन्च मिशन पर। ये वाकई में भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और हम सब इसकी सफलता की कामना करते हैं। बिल्कुल। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अब जबकि भारत ये स्वदेशी भारी लिफ्ट क्षमता हासिल कर रहा है और हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष का क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है, प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, नए नए देश अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखा रहे हैं,
ऐसे में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगला तार्किक बड़ा कदम क्या हो सकता है? और ये जो नई ताकत भारत को मिल रही है, ये वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष सहयोग और प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता को आने वाले सालों में कैसे प्रभावित कर सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।